नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं राकेश कुमावत, सहायक लेखाधिकारी राजस्थान सरकार। दोस्तों, आप सभी का श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो के माध्यम से और कई विद्यार्थियों के फोन से ये पता चला कि आप लोगों की उत्सुकता है कि जूनियर अकाउंटेंट के पद या कर्तव्य क्या होते हैं, पोस्टिंग कैसे मिलेगी, जिले की प्रेफरेंस कैसे रहेगी, कौन से विभाग में हमें पोस्टिंग मिलेंगी, ट्रेनिंग वगैरह की क्या व्यवस्था रहेगी। तो उन सब के बारे में आपको बताने के लिए बहुत ही शानदार और छोटा सा वीडियो है जो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो सीधा चलते हैं बिना समय गंवाए। दोस्तों, पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं जो संभावित चयनित अभ्यर्थी हैं। उन सबका हमारे अकाउंटेंट्स का एक एसोसिएशन बना रखा है, राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन। उसके अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, संघर्ष और तकलीफों के सफर की समाप्ति। तो दोस्तों, आपके जो संघर्ष और तकलीफ थे वो तो एग्जाम से पहले ही थे। आपको आगे आने वाले राज्य के जीवन में किसी भी तकलीफ और संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष केवल जो था वो 12 सब्जेक्टों का जो पेपर था उस पर चढ़ाई करने का था। पेपर को आपने फतेह अगर कर लिया है, संभावना है कि आपने फतेह कर लिया है, तो ऐसे समझ लेना कि आपकी तकलीफ और संघर्ष है उसकी एक तरह से समाप्ति हो गई है। अब तो आप कुछ और एक्स्ट्रा पाने के लिए, जैसे मान लो किसी का आरएएस बनने का सपना था लेकिन छोटी मोटी पोस्ट मिल जाए, तब अपन पूरे रिदम से तैयारी करें। मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कैसे भी एक बार छोटी पोस्ट मिल जाए, कैरियर सेफ हो जाए, उसके बाद में हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, या अन्य विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं जिनकी आपकी इच्छा थी उनको नहीं कर पाए, वो अब कर सकते हो। और भी कई आपके जो भी जीवन के उद्देश्य रहे हैं, किसी को खेलने का शौक है, किसी को सिंगिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, वो सभी भी आप अब ऑन ड्यूटी के साथ ड्यूरिंग टू ड्यूटी कर सकते हो। ठीक है, पल भर में जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपको पोस्टिंग मिलेगी, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। मतलब आपकी जो स्थिति थी वो एकदम बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, तो ये तो बातें आपको पहले से ही पता था, इनके बारे में बताना कुछ विशेष नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट है पोस्टिंग प्रोसेस। पोस्टिंग प्रोसेस क्या होगा? तो दोस्तों, पोस्टिंग प्रोसेस ऐसे ही है कि जैसे ही अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट डीटीए, जो हमारा मूल विभाग है उसका नाम है डीटीए, डिपार्टमेंट ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स। ठीक है, कोष व लेखा विभाग है, उसमें ये 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जाएगी। फिर आपके वहां पे विभाग, ये बोर्ड ही आपके क्या करवाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के उपरांत 1 गुना जो पोस्टों के अनुसार हैं उन अभ्यर्थियों को चयनित करके उनको पोस्टिंग के लिए आदेश जारी किया जाएगा। पोस्टिंग के लिए जैसे आदेश जारी किया जाएगा तो कौन सा जिला मिलेगा, किस अभ्यर्थी को कौन सा विभाग मिलेगा, ये डिपार्टमेंट तय करता है। आपका इन पर कोई अधिकार नहीं है। जिले का विभाग ने एक पॉलिसी बना रखी है कि जो महिला हैं और विकलांग हैं, महिला और विकलांग पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है, और अन्य आ गए आपके मेल। ठीक है, तो इनको पोस्टिंग रैंक के आधार पर देंगे। रैंक में कैसे? जो टॉप रैंकर होंगे उनको कहाँ मिलेगी पोस्टिंग? अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट दी जाएगी। जो टॉप रैंकर होते हैं उनको बिना काउंसलिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, सीधी ही उनको रैंक के आधार पर उनके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दे दी जाती है। आपसे विभाग नहीं पूछा जाएगा, सीधा डिपार्टमेंट आपको राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में आपको लगा सकता है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पुलिस हो, पशुपालन विभाग हो, शिक्षा हो, ठीक है, कलेक्टर हो, तो विभिन्न प्रकार के जितने भी ऑफिस हैं उनमें आपको लगा सकते हैं। लेकिन रैंक की जो वरीयता है उसमें महिला और विकलांग को छूट है। महिला और विकलांग को रैंक को छोड़ते हुए, अगर मान लो किसी पुरुष की रैंक ज्यादा है लेकिन फिर भी महिला और विकलांग को उस पर वरीयता दी जाएगी। महिला और विकलांग
से सीटें भरने के उपरांत जो सीटें बचती हैं उनमें ही मेल कैंडिडेट को लगाया जाएगा। जैसे हमारा पोस्टिंग ऑर्डर हुआ था तो हमारी जब पहले रिजल्ट आया था तो मेरी उस समय रैंक थी 129, बाद में 152 हुई और वर्तमान में 167 है। ठीक है, तो उस समय क्या था, ये लग रहा था, रिजल्ट 2-3 बार आए थे, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, कुछ आंसर चेंज हो गए थे ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही डिपार्टमेंट आपका पोस्टिंग ऑर्डर जारी करेगा तो उसमें क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जैसे महिलाओं की संख्या ज़्यादा लग जाती है तो महिलाओं से ही क्या है, महिलाओं से ही आपके जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट भर जाती है, जेआरए की पोस्ट भर जाती है। तो ऐसे में आप सभी मेल कैंडिडेट को, चाहे आपकी रैंक कोई सी भी हो, आपको बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, हम सिक्कर से, तो सिक्कर में और झुंझुनू में लड़कियों की संख्या ज़्यादा लगी थी, तो सिक्कर में क्या हुआ कि जो 50 रैंक तक के लड़के थे, 5-6 लड़के थे, उनको ही क्या है पोस्टिंग मिली थी होम डिस्ट्रिक्ट में। बाकी हम सभी को कहाँ जाना पड़ा था, चित्तौड़गढ़। बाकी हम सबको चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा की तरफ जाना पड़ा था। मेरी पोस्टिंग हुई थी चित्तौड़गढ़। कहाँ हुई थी, चित्तौड़गढ़ फर्स्ट पोस्टिंग। तो ये डिपार्टमेंट आपको, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट वैकेंट नहीं है तो दूसरे जिले में, नजदीकी जिले में लगाता है, लेकिन नजदीकी जिला भी खुद के अभ्यर्थियों से भर जाता है तो आपको दूर ही जाना पड़ता है। तो ये है प्रोसेस। विभाग, कौन से विभाग में आपको लगाएंगे ये भी डिपार्टमेंट डीटी ही तय करता है, आपकी इच्छा के अनुसार आपको विभाग नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये रैंडमली तय होता है। जैसे ही ज्वाइनिंग करोगे तो आप जिस कार्यालय में जैसे आपको लगाएंगे, तो जैसे मेरे को लगाया था पीएमओ चित्तौड़गढ़, पीएमओ चित्तौड़गढ़ लगाया था। पीएमओ चित्तौड़गढ़ क्या है, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, का कार्यालय था, जिसको बोलते हैं जिला चिकित्सालय था। जिला चिकित्सालय में पोस्टिंग दी गई। ठीक है, तो वहाँ जिला चिकित्सालय में जाने के बाद, हाँ, अब देखो क्या है कि आप जैसे नए जाओगे, बिल्कुल फ्रेश रहोगे, आपको कार्यालय गतिविधियों का पता नहीं है, तो आप कैसे, तो ऐसे में आप सबको एक ट्रेनिंग दी जाती है ज्वाइनिंग उपरांत, उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। ये वहाँ के कोषाधिकारी, ट्रेजरी ऑफिसर, जिसको टीओ बोलते हैं, राजस्थान अकाउंट सर्विस के अधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में आपको दी जाती है। 15 दिन की हमारे को ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, 15 दिन की ट्रेनिंग थी। 15 दिन के अंदर विभाग में आप काम कर रहे हो, वहाँ कौन से मैटर आ सकते हैं उनके बारे में आपको बताया है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, साथ ही आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अच्छे ज्ञानी लोग हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है अकाउंट्स का, उनसे भी मिलाया जाता है। ऐसे में जब भी आपको ड्यूटी के दौरान कार्यालय में कोई समस्या आती है तो आप उनसे विचार विमर्श कर सको। ठीक है, तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। और उस इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद में आपको, जैसे ही आप देखो, हमारे समय लगभग 3600 की वैकेंसी थी, आपके 5,500 की है। तो ऐसे में क्या है, इतने लोगों को ट्रेनिंग अचानक नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो एक साथ नहीं होने से आपका साल, 2 साल के अंदर अंदर सबको धीरे धीरे बुला कर स्लॉट वाइज आपका नंबर आता है। तो ये इसको बोलते हैं फुल ट्रेनिंग होती है। अपनी सर्विस ही है जिसमें क्या है, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको ओटीएस में ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल हैं, जहाँ पे आरएस वगैरह, आरएसीएस, आरपीएस, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें ही हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जो एक अपने लिए क्या है, डिग्निटी का मैटर है, प्रतिष्ठा का विषय है। ठीक है, तो वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग 3 माह की होती है, लेकिन वर्तमान में क्या है, बड़े बड़े बैच आ रहे हैं, तो इसकी अवधि घटाकर लगभग आधी कर दी गई है, 45 दिन का कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में स्कूलों में दी जाती है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी स्कूल मुख्य रूप से कहाँ है, जयपुर में है मुख्य शाखा। उसकी 4 ब्रांचेज और है, एक बीकानेर में है, एक कोटा में है, एक जोधपुर में है, एक उदयपुर में है। ठीक है, तो वहाँ पर बारी से बच्चों के नंबर आते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक, ये जैसे मेरा ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर था, तो बीकानेर नंबर आया था, बीकानेर ट्रेनिंग करी थी हमने। ये बहुत ही शानदार बिल्डिंग होती है। जैसे ये बिल्डिंग है जयपुर ओटीएस की है, ऑडिटोरियम है, बहुत ही शानदार आपको अनुभव मिलेगा, खेलने कूदने का, पढ़ाने का। विभिन्न प्रकार के विद्वान लोग मिलते हैं, जिससे आपकी कौशल में विकास होता है, आपका व्यक्तित्व में निखार आता है, आपको विभिन्न प्रकार के अकाउंट संबंधी ज्ञान की नॉलेज होती है, और आप कार्यालय में किन किन समस्याओं का, किन किन कार्यों का को फेस करोगे, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग होती है।
ये मेरी बीकानेर ट्रेनिंग के दौरान कुछ स्पीच वगैरह ऐसे आपको मौके मिलते हैं कि आप अपने बारे में बता सको। आपको कुछ आता है, किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, या अन्य विभिन्न प्रकार के शौक है, उनका भी प्रदर्शन, खेल कूद का, इनका भी मौका आपको वहाँ पे दिया जाता है, मनोरंजन और रोचकता पाठ्यक्रम में बनी रहे। ठीक है, ऐसे में मेरे द्वारा भी उद्बोधन दिया गया था, साथ ही मेरे द्वारा श्याम जी के कुछ स्पेशल भजन गाए गए थे यहाँ पे, और कुछ डांस भी किया गया था। उसकी वीडियो क्लिप मैं लगाता हूँ, आप देख सकते हो। तूने पहली नजर श्याम जाने जिगर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। श्याम लाई रखी चढ़ो ऊपर की बाट की, जी हमारा श्याम गणी जी, माँ व बेटी जाट की जी, माँ व बेटी जाट की। ओ बाप मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो, बाप मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे लो, बापा के भरोसे सांवरा भूखो ही रह जावे लो, बापा के भरोसे सांवरा भूखो ही रह जावे लो। आज ही माँ दोस्तों, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा। हमारी पोस्ट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि हम राजस्थान गवर्नमेंट के सभी विभागों में काम कर सकते हैं। ऐसे फिक्स नहीं होता कि हम एक ही डिपार्टमेंट में काम करेंगे। जैसे एक मंत्रालय कर्मचारी जो LDC ये वगैरह होते हैं, एक बार अगर इनका किसी विभाग में चयन हो गया, जैसे मान लो किसी का एजुकेशन विभाग मिल गया तो जिंदगी भर शिक्षा विभाग में रहेगा, किसी को पुलिस विभाग मिल गया तो हमेशा जीवन भर पुलिस विभाग में रहेगा। अपने साथ ऐसा नहीं है, हम बदलते रहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं। इससे क्या फायदा होता है? एक तो हमें बदलाव होता है, तो नई चुनौतियां, नए जो क्या है हमारे को हमारा विकास करने में सहायक होते हैं। हमारी नई पहचान नए लोगों से मिलते हैं। साथ ही आप हर विभाग में जाते हो और आपके जानकार या आप अन्य विभागों में लगे रहते हैं। ऐसे में हमारे खुद के निजी काम और हमारे जानकारों के काम बहुत तीव्र गति से संपादित हो जाते हैं, जो क्या है अपने आप में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, विषय है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने लिए काफी फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट है, ये मैं जैसे ही पोस्टिंग पहले मेरी जिला चिकित्सालय में हुई, जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़। उसके बाद उसमें 9 माह के अंदर ही मैंने बाबा श्याम की कृपा से ट्रांसफर करवाया, और ट्रांसफर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में हो गया, जो नीम का थाना NKT नीम का थाना में हो गया था। क्योंकि अपने विभाग में कोई डिपार्टमेंट का फिक्स नहीं है। मेरा पोस्टिंग पहले PMO में हुई। PMO जो किस में आता है? मेडिकल एंड हेल्थ विभाग में आता है। दूसरे बार में समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान SSA, जिसे आजकल समग्र शिक्षा अभियान बोलते हैं, समसा बोलते हैं, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई नीम का थाना NKT, जो वर्तमान में जिला बन गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने यहाँ मैं 2-3 साल रहा। उसके बाद में मैंने यहाँ से ट्रांसफर करवा कर मैं चला गया महिला व बाल विकास विभाग CDPO ऑफिस। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधीन आता है। उसके बाद में मैं RSSC जयपुर, मेरी खुद की इच्छा से मैंने विभागों में बदलाव कराया है, और अब वर्तमान में मैं एजुकेशन में हूं। RSSC आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, राजस्थान राज्य खेल परिषद, क्रीड़ा परिषद, जिसके अध्यक्ष कृष्णा पूनिया हुआ करती थी। आपने अगर पढ़ा होगा कंपटीशन में, तो उसमें मैं सेवा करके आया। ठीक है, तो ये सब उसके अभी वर्तमान में मैं एजुकेशन में हूँ। तो अपने डिपार्टमेंट में कोई फिक्स नहीं है, और राजस्थान से शायद मैं हूँ जो लगातार डिपार्टमेंट बदलता रहता हूँ। मेरे को कुछ नई चुनौतियाँ, कुछ नयापन का ज़्यादा शौक रहता है। इसलिए कोशिश करता हूँ कि
साल, 1.5 साल, 2 साल में बदलाव हो जाए, कुछ नया सीखे, नया बदलाव आए, नए लोगों से मिले। तो दोस्तों ये सीडीपी ऑफिस में जब कार्य ग्रहण करा तब की तस्वीरें हैं महिला बाल विकास में। यहाँ से जब मैं यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैं नीम का RSSC राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए गया, तो उसमें मेरे फेयरवेल में थोड़ा सा छोटा मोटा प्रोग्राम रखा गया था, उसकी तस्वीर है। देखो ये दोस्तों, ये मेरा कमरा था, इसमें लिखा हुआ लेखा शाखा अकाउंट सेल, ये मेरा पर्सनल रूम था, यहाँ नाम लिखा हुआ है, नेम प्लेट है। तो ये अपने आप में आपके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आप आओगे तो आपको अलग से सेपरेट, मुख्यतः लगभग विभागों में कमरे मिल जाते हैं, आपका पोर्शन अलग रहेगा, वहाँ आप अपना नेम प्लेट, नाम वगैरह ये रहेगा, आपको उनके लिए आप काम करोगे, ठीक है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। ये हल्का सा फेयरवेल की प्रोग्राम था, उसकी तस्वीर है। इसके बाद में यहाँ से विदा होने के बाद मैं पहुँच गया SMS स्टेडियम जयपुर। तो दोस्तों देखो कितनी शानदार आकर्षक तस्वीर है, शायद राजस्थान का सबसे बढ़िया और जयपुर का दिल में रहने वाला कार्यालय यही है, जहाँ पे बहुत ही आपका मनोरंजन हो सकता है, बहुत ही ग्रीनरी है, इतना अच्छा लगता है कि देखते ही प्लीजेंट वातावरण है। मैं वहाँ 9 महीने रह के आया, बाद में मुझे लगा कि अपन अपने गांव में ही कुछ सेवा करें, गांव में ही कुछ अलग से करें, इसके लिए मैं खुद मेरी स्वेच्छा से बाद में वापस आ गया। तो दोस्तों बहुत अच्छा था। मेरे शुरू में ऐसा था कि अपन कुछ किसी खेल कूद में रुचि थी, तो कुछ खेल कूद करेंगे, वहाँ जाएंगे SMS स्टेडियम में, तो ये सोच के गया था। ये देखो आपको बताऊं, ये जो स्टेडियम के अंदर जो मैच खेलते हैं वहीं पे ही हमारा कार्यालय बना हुआ था। हम हमारे कार्यालय से मतलब ऑफिस के अंदर से बैठ के ही मैच देख लेते थे, मैच चलते रहते थे, हम देखते रहते थे, हमारा ऑफिस का काम भी हम करते रहते थे। तो बताओ कितना अच्छा था। साथ में आप वॉलीबॉल, क्रिकेट और विभिन्न प्रकार के गेम, वहाँ तो आर्चरी वगैरह, आप स्विमिंग है, वो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आपको वहाँ पे निःशुल्क मिलती हैं, ट्रेनर मिलते हैं, कोच मिलते हैं, फिजियो मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था। तो ऐसे आप अपने इच्छानुसार अपने विभाग बदल सकते हो, जो आपको काफ़ी महत्ता प्रदान करेंगे। जैसे ही मैं SMS स्टेडियम में ज्वाइन करने गया, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, ऐसे मान लो अपने अकाउंट्स की बड़ी पोस्ट होती है विभाग में, एक ही पोस्ट होती है सबसे बड़ी, ये अकाउंट्स विभाग में जो भी डिपार्टमेंट है उसमें उस विभाग का मुखिया अकाउंट्स का कौन होता है, FA होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। तो मैडम वहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर थे। जैसे ही मैंने कार्य ग्रहण करा, उन्होंने मेरे सम्मानपूर्वक वेलकम के रूप में ये रिपोर्ट मेरे को दिया था। तो ये एक परिपाटी सी रहती है। ये हमने IPL का जब मैच कराया तो उसकी पूरी व्यवस्थाओं में थे, शामिल थे, तो बहुत सामने से मैच देख रहे थे और डे नाइट मैच चलते थे, खाने पीने की सबकी व्यवस्था यहाँ पे हमारी रहती थी और स्पेशल व्यवस्था होती थी मैच के दौरान भी। उस समय राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे वैभव जी गहलोत, वो भी कई बार आते थे, उनसे मिलने का मौका मिला, ठीक है। ये जैसे ही मैंने बाद में सोचा कि यहाँ से वापस बैक टू होम होना है, तो सर ने जाते समय फेयरवेल में वही रिपोर्ट दिया था। ये देखो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक हुआ था, उसका आयोजन भी राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने कराया था। विभिन्न प्रकार के मंत्री गहलोत वगैरह, गहलोत साहब वगैरह सब आए थे, उन्होंने वहाँ हमारे सामने कबड्डी खेली, बहुत अच्छा लगा था। विभिन्न प्रकार के सेलिब्रिटी आते रहते थे, तो उनसे मिलते रहते थे, उनसे कुछ सीखते थे, वो भी हमारे से मिलते जुलते थे। कई लोगों के काम पड़ते थे, ये हमारा बच्चा था, ये हमारी वाइफ थी, इनको भी मेरे साथ जाने से ये मौका मिला, ठीक है। ये देखो खेल मंत्री चांदना जी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप इधर उधर जाते रहते हो, तो क्या है, आपको विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना होता है, विभिन्न लोगों से आपकी जानकारी होती है, अप्रोच पहुंचती है, आपके व्यक्तिगत और आपके जानकारों के काम होते हैं। साथ ही अपनी पोस्ट कुछ ऐसी है कि विभिन्न लोगों को अपने से काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, उनके काम अपने से अटकते हैं, तो इसलिए अपने आप में एक प्रतिष्ठा बन जाती है, लोग अपने से उसी कारण से संपर्क करते हैं, तो ये गरिमामयी पद की अपने आप ही वैल्यू बढ़ती है। हल्का सा बता देता हूँ आपको वेतन क्या मिलेगा जब आप सेवा में आओगे। तो देखो आपको प्रोबेशन के दौरान तो 23,400 या 600 रुपये मिलते हैं, वो मिलेंगे, फिक्स है, ठीक है। इसमें हो सकता है बदलाव हो जाए आगे, आप 30,000 तक आपकी सैलरी इसमें हो जाए, ठीक है। और जैसे आपके 2 साल का प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा 33,800 पे आपको फिक्स करेंगे।
33,800 में जब आपको फिक्स करेंगे 2 साल बाद में, तो ये मानो शहरी क्षेत्र में हो, बड़े शहर हैं उनमें हो, तो आपको 20% एचआरए मिलता है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर ऐसे। जब आप छोटे शहरों में काम करते हो, ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुछ ऐसे हैं जैसे सीकर है, झुंझुनू है, इनमें 10% ही एचआरए मिलता है, तो उनमें आपको 10% एचआरए मिलेगा। और डीए आपको मिलेगा 70%। वर्तमान में डीए है 50%, लेकिन तब तक क्या है, डीए बढ़कर 70% के आसपास हो जाएगा, तो आपको टोटल ग्रोस अमाउंट आपको 61,000 मिलेंगे, जिसमें 3,000 के आसपास आपकी विभिन्न प्रकार की कटौतियां हो जाएंगी। 3,000 में क्या क्या आ गया, आपका एसआई आ गया, जैसे मान लो आपने 2100 रुपये एसआई के कटवा दिए, आरजीएचएस के आपके 245 के आसपास आपके आरजीएचएस के कटेंगे, ऐसे आपके कुल मान लो 3,000 की कटौती होगी। 3,000 कटने के बाद भी आपके पास इन हैंड आपको नेट इनकम मिल जाएगी 58,000 लगभग आपको नेट अमाउंट मिल जाएगा, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा अमाउंट है। जॉब सिक्योरिटी है, साथ में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आपको मिलती हैं। आपको आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत जो आपकी कटौती होती है, उससे आप और आपके परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, जो वर्तमान में काफ़ी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ दी जाती है ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों अपने सैलरी भी अच्छी है और अपने पद की गरिमा भी काफ़ी अच्छी है। कुछ विद्यार्थियों की था कि सर 3rd ग्रेड के टीचर के बराबर है, तो अपनी पोस्ट की तुलना टीचर वगैरह अन्य पोस्टों से नहीं कर सकते। हर पोस्ट की एक गरिमा होती है। आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त था, वो कॉलेज लेक्चरर बन गया 6600 ग्रेड पे थी। ठीक है, 6600 ग्रेड पे को छोड़कर नायब तहसीलदार में उसका जब सिलेक्शन हो गया, तो 3600 ग्रेड में उसने ज्वाइन कर लिया। तो समझो ग्रेड पे की अगर वैल्यू होती तो वो 3600 ग्रेड पे क्यों जाता। बस ये होता है, हर पोस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर आपकी पोस्ट में पावर है, ठीक है, आपकी पोस्ट में पावर है, तो पावर ही आपको लुभाती है। टीचर बन गए, मान लो आप टीचर बनने से क्या है, आप पढ़ा सकते हो, वो भी एक अच्छा पैसा है, उसकी बुराई नहीं है। मतलब एक चैलेंजिंग जॉब नहीं है, आपको जीवन भर पढ़ाना ही पड़ता है। और अगर आप अन्य इस अपने अकाउंट्स में आते हैं, तो हम क्या शिक्षा विभाग में भी आ सकते हैं। शिक्षा विभाग आपको कुछ रुचि है तो आप पढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मना नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसमें रहकर अपन शिक्षा विभाग में अच्छे काम कर सकते हैं, वहाँ बच्चों को और सुविधा, अगर आपको पढ़ाने की रुचि है। ठीक है, खेल कूद में जा सकते हो, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, आप डिपार्टमेंट जा सकते, अन्य डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग में काम कर सकते हो, कलेक्ट्रेट ऑफिस में काम कर सकते हो। ठीक है, सिंचाई विभाग में काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर में काम कर सकते हो। तो जिसमें क्या है कि आप अधिकतर लोगों को लाभ पहुंचाओगे, अधिकतर लोगों से आपकी क्या बनती है, अप्रोच बनती है, रीच बनती है। तो ऐसे में पद की पावर इंपॉर्टेंट होती है, ये ग्रेड पे, ठीक है, कौन सा लेवल का है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। साथ ही देखो, जो ब्लॉक लेवल तक के ऑफिस है उनमें तो अकेली पोस्ट होती है आपकी, तो अकेला व्यक्ति होता है, उसकी अलग ही महत्ता होती है। आप अकेले रहोगे तो ऐसे में आपकी वैल्यू एक अपने आप में ज़्यादा रहेगी। आप जिस ऑफिस में रहोगे उसमें 5-7 एलडीसी रहेंगे, लेकिन आप अकेले, अकाउंट्स की बात होगी तो आप अकेले रहोगे, तो अपने आप को एक स्पेशल बना देता है। ठीक है, तो पावर इंपॉर्टेंट होती है, ग्रेड पे वेतन पैसा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्तों। दूसरा है प्रमोशन का है, तो प्रमोशन का अच्छा स्टेज है। हमारा जो बैच था 2013 वाला, उसमें जो भी हम सेलेक्टेड हुए थे उनमें लगभग 3300 का क्या हो गया है, प्रमोशन हो गया है। मतलब पूरा बैच क्या हो गया है, प्रमोटेड हो गया है। पूरा बैच प्रमोटेड होने के बाद ही, पहले आपकी वैकेंसी 19,000 कुछ थी, 1900 कुछ आ रही थी, लेकिन हमने जैसे हमारा बैच का प्रमोशन हुआ तो हमने फाइनेंस में जाकर, फाइनेंस मतलब वित्त विभाग में जाकर खूब मांग करी कि हमारी जो पोस्टों में प्रमोशन हो गए, ऐसे में नई वैकेंसी आ रही है, उसमें इनको ऐड करते हुए बढ़ाकर पेश करो। तब जाकर फाइनेंस सेक्रेटरी ने माना और नई सेक्शन भेजी, नई पोस्टों को जोड़ते हुए स्वीकृति बोर्ड को भेजी। तब जाकर 5,500 पोस्टों की विज्ञप्ति निकली थी। तो दोस्तों इसमें हमारा काफी योगदान रहा था। हमने राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले कई बार वार्ता करी, तब जाकर ये पोस्टें बढ़ी थी। ठीक है, तो प्रमोशन के अच्छे चांस रहते हैं, क्योंकि काफी बड़ा कैडर है, जिससे क्या है प्रमोशन आसानी से हो जाते हैं। क्या क्या कार्य और दायित्व होते हैं जूनियर अकाउंटेंट के, तो दोस्तों हमें केवल अकाउंट्स वर्क ही करना पड़ता है, लेखा कार्य करना पड़ता है, अन्य कार्य के लिए अपन उत्तरदायित्व नहीं है, अपना लाइबल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, बिलों को चेक करना, जो भी कार्यालय में बिल आते हैं उनको चेक करना होता है, वो नियमानुसार सही है या नहीं है, उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, सारी प्रक्रियाओं को पूरा करा गया है या नहीं किया गया।
साथ ही ध्यान रखना, बिल बनाना मतलब मेकिंग का काम अपना नहीं है, अपन मेकर नहीं है, अपन क्या है, केवल चेकर। तो दोस्तों ऐसे बताऊं आपको, अपन करते कुछ ही नहीं है, अपना सुपरविजन का सा काम है, निरीक्षण का सा काम रहता है। ठीक है, जो भी टेंडर होंगे, निविदा होगी, मतलब कुछ भी नया खरीदेंगे, कुछ भी खरीदारी होगी ऑफिस में, उसमें अकाउंट्स पर्सन की भागीदारी रहेगी। अकाउंट्स पर्सन के बिना खरीदारी नहीं हो सकती, उनका रहना परम आवश्यक है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक क्या है, अपने लिए काफी महत्वपूर्ण है, अपनी पोस्ट की पावर के लिए। नीलामी, अगर आपके कार्यालय में या आपके अधीनस्थ कार्यालय में कोई सामान खराब हो गया है, रद्दी हो गया है, अब काम का नहीं है, अनुपयोगी है, नकारा हो गया है, तो उसकी भी नीलामी हम ही कराते हैं। उस कमेटी में मुख्य सदस्य के रूप में हम ही शामिल रहते हैं। ठीक है, देखो कार्यालय में कितने रुपए खर्च होंगे सैलरी मद में या अन्य मद में, तो उसका बजट बनाया भी हमारे द्वारा ही जाता है, कितने खर्च होंगे, फिर बाद में उसको कंट्रोल करना, कहीं ज़्यादा खर्च नहीं हो जाए वो भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में ऑनलाइन कार्य होने से वर्तमान में इन कार्यों की ज़्यादा महत्ता नहीं रही है। अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, विभिन्न प्रकार के जब अकाउंट्स के संबंधित कोई नए नियम रूल आते हैं या अपने साथी जो अधीनस्थ कार्यालयों में लगे हुए रहते हैं उनको समझाना, बजट संबंधी गाइडलाइन देना, तो कई बार हमें ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने का भी मौका इसमें मिलता है। कैश बुक चेक करना, कैश बुक का काम है मंत्रालय कर्मचारी, आपका जो कार्यालय में एलडीसी यूडीसी वो कैश बुक संधारित करते हैं, कैशियर होता है, रोकड़िया होता है, वही कैश बुक लिखता है। हमारा काम लिखने का नहीं है, हमारा काम क्या है, केवल चेक करने का, हम चेकर होते हैं। अधीनस्थ कार्यालय के लेखा संबंधी कार्य को चेक करना, तो देखो अपना क्या है, डिपार्टमेंट का अपने कैडर का सिस्टम अलग है। हम क्या, जैसे मान लो स्टेट लेवल के ऑफिस में लग सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के में लग सकते हैं और ब्लॉक लेवल पे भी लग सकते हैं। हमारी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती है, ऐसे कोई कार्यालय नहीं है जहाँ पे हमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करना पड़े, लगभग हम शहरी क्षेत्र में ही काम करते हैं। तो अगर मान लो कोई स्टेट लेवल के कार्यालय में लग गया तो उसका काम क्या होता है, नीचे के कार्यालय हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके कार्य को चेक भी कर सकते हैं, उनके कार्य का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो अगर हम ऊपर वाले कार्यालयों में लगते हैं, उच्च कार्यालयों में लगते हैं, तो हम ये काम भी करेंगे। ठीक है, ऑडिट करना, अगर उच्च कार्यालय में है या ऑडिट का अलग से विभाग भी बना हुआ है, वो क्या है, आपके द्वारा आपके कार्यालय में जो काम किए गए हैं उनको चेक करने आते हैं। अपने अकाउंट्स के लोग ही होते हैं, वो चेक करते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कमी उनको कुछ पाई जाती है तो वो क्या है, उस कमी को लिख कर जाते हैं कि ये एक कमी है। वो उस कमी को क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। उन पैरा को सही करने की जिम्मेदारी अपनी होती है, तो उनको सही करवाना और उसकी रिपोर्ट आगे भेजना, उसको ही बोलते हैं अनुपालना तैयार करना। तो अनुपालना तैयार कर कर हम ही भेजते हैं। ठीक है, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा बताए गए अन्य लेखा संबंधी कार्य, हमारा जो डीडीओ होता है, हम सीधे डीडीओ के अधीन होते हैं। जो भी कार्यालय का अध्यक्ष होता है हम सीधे उसी के अधीन होते हैं। ठीक है, और हमारा और किसी से हमारा वो वास्ता नहीं रहता है कि हम उनके नियंत्रण में काम करें। ऐसे हमारा सीधा किससे होता है, डीडीओ से होता है। ठीक है, डीडीओ के अनुसार डीडीओ हमारे जो कार्य हैं वो तो करते हैं, साथ में कोई अन्य लेखा संबंधी कार्य हो जाए तो भी हमें उसकी निर्देश पे करना। तो दोस्तों ये आपका काम रहेगा, ये वेतन रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छी जॉब है, प्रतिष्ठित जॉब है, गरिमामयी जॉब है, मान सम्मान वाली जॉब है। आप पाओगे तो आपको लगेगा कि क्या कुछ स्पेशल हैं, आपको एक अलग ही पावर सी नजर आएगी, आप अलग ही एक फील करोगे अपने आप को। ठीक है, तो दोस्तों जिनकी अच्छी तैयारी है, अच्छे नंबर थे, वो राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। जल्द ही सरकार आपको बुलावा भेजेगी, लगता है बहुत जल्दी ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।